नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4 में है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, आवर्ती, अब यहाँ पर देखिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है ना। वर्गीकरण मतलब आप जानते हैं, आप पिछले क्लास में पढ़े हैं, 9th में है ना, वर्गीकरण क्या होता है। तो आवर्ती वर्गीकरण मतलब तत्वों का हम लोग क्या कर रहे हैं, आवर्ती वर्गीकरण कर रहे हैं। मतलब तत्वों का हम क्या करेंगे, उनके गुण धर्म के आधार पर क्या करेंगे, अलग अलग वर्ग में उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है। और आवर्ती कहने का मतलब क्या है, आवर्ती कहने का मतलब है कि जो तत्व जो होते हैं ना, तो तत्व का जो है जब हम क्या करते हैं, जैसे ही उनका वर्गीकरण करना शुरू करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है, जो पहले जो तत्व था और एक अंतराल के बाद जो तत्व आता है ना, एक निश्चित अंतराल के बाद उनमें क्या होती है, समानताएं होती है। तो इस प्रकार से जो हम वर्गीकरण करते हैं, इसी को हम बोलते हैं आवर्ती वर्गीकरण। ओके, तो अभी तो हम स्टूडेंट्स हम देखते हैं, तो अभी हम जो है जितने भी तत्व देखते हैं, यौगिक देखते हैं, मिश्रण देखते हैं, उनको हम क्या कर चुके हैं, उनका जो है वर्गीकरण कर चुके हैं। किंतु पहले जो है ना, इससे वर्गीकरण करने से पहले जो है इतने सारे तत्वों का, यौगिकों का जो है वर्गीकरण नहीं हो पाया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, इनके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पहले जो है कौन कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, तत्वों का जो है वर्गीकरण करने का क्या किया, कोशिश किया है ना, कोशिश किए। तो चलिए हम लोग देखते हैं तत्वों के बारे में, है ना, तत्वों के बारे में समझते हैं। तत्व तब और अब, है ना, कहने का मतलब है तत्व का जो है इतिहास देखेंगे, इतिहास से लेकर के अभी तक। तो सबसे पहले जो है ना, दार्शनिक थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। तो ये जो अरस्तु थे, इन्होंने जो है, इनके अनुसार ब्रह्मांड जो है कितने तत्वों से मिलकर के बना है, 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? पहला है अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर के बना है। ठीक है, ऐसा कौन बताया था? जो दार्शनिक थे अरस्तु। ठीक है, उसके बाद जो है एक और दूसरा वैज्ञानिक आया जिनका नाम था रॉबर्ट बायल। ओके, इन्होंने भी पदार्थों के संबंध में क्या किए, कई प्रकार के जो है प्रयोग किए, और इसके आधार पर जो है इन्होंने अपना प्रयोग किया। और प्रयोग करने के पश्चात इन्होंने जो अरस्तु द्वारा जो उल्लेखित जो 5 तत्व थे, है ना, उनको जो है इन्होंने जो है तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, ऐसा बोल दिया था। कौन बोल दिया था? जो रॉबर्ट बायल थे। ठीक है, उसके बाद जो है 18वीं शताब्दी में एक और वैज्ञानिक आया, लवाइजिए। कौन था? लवाइजिए। तो लवाइजिए ने बताया कि तत्व जो होते हैं वो जो है सबसे क्या होते हैं, सबसे सरल पदार्थ होते हैं, जिनको जो है और नहीं तोड़ा जा सकता या फिर विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, जैसे कि हम जैसे कि यहाँ पर उनके उदाहरण के अनुसार समझ लेते हैं। जैसे H2O पानी है ना, यहाँ पर क्या है, पानी है। ठीक है, तो पानी की हम बात करते हैं तो H2O, देखिए H2O में जो है हाइड्रोजन तत्व भी है और ऑक्सीजन तत्व भी है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो क्या बच जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो अब इसको और तोड़ सकते हैं क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को? नहीं तोड़ सकते। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये जो है तत्व हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है क्या किया था, ये जो थे लवाइजिए, ठीक है ना, इन्होंने जो है अपने जो है प्रयोगों के आधार पर जो है क्या बनाए थे, ये जो है अपने तत्वों की जो है सूची बनाए थे। और इनकी जो सूची थी उसमें जो है केवल और केवल कितने तत्व थे, 33 तत्व थे। ओके, किंतु वर्तमान समय में स्टूडेंट्स अभी तक जो है ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। और लगातार जो है तत्वों का जो है रिसर्च अभी क्या है, जारी है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से कितने तत्व हो गए, अभी वर्तमान में जो है 118 तत्व है। और यदि हम क्या करते हैं, इनके जो है इनका हम अध्ययन करना चाहते हैं ना, सभी तत्वों को क्या करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। उनके गुण धर्मों का अलग अलग अगर हम अध्ययन करना चाहें तो हमको जो है क्या होती है, थोड़ी सी कठिनाई होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक दुकानदार है, अब उस दुकानदार के पास जाओगे और उनका जो सामान जो है ना, उस सामान को आप क्या कर देते हो, मान लीजिए वो जो है सभी सामान एक जगह पर जमा हुआ नहीं है, सब क्या है, बिखरा पड़ा है, सब एक दूसरे में जो है एकदम मिश्रित है। अब उनसे आप कोई भी सामान मंगोगे, है ना, तो वो जो है उनको जो है ढूंढने में क्या लगेगा, समय लगेगा। ठीक है ना, समय लगेगा, और उसमें जो है उनको ज़्यादा दिमाग भी खपाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, उस वस्तु को जो ढूंढना पड़ेगा। तो
तो इसी चीज़ से बचने के लिए वो क्या करता है, जो दुकानदार जो रहता है वो अपने सभी सामानों को क्या करता है, वो जो है व्यवस्थित रूप से जो है गुण धर्मों के आधार पर क्या करता है, जमा करके रखता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमको जो है इतने सारे तत्वों का क्या करना है, अध्ययन करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका जो है इनके गुण धर्मों के आधार पर हमको क्या करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसी क्षेत्र में क्या हुआ, लगातार जो है क्या किया गया, वर्गीकरण करने का जो है सभी तत्वों का प्रयास किया गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों है। तो वही कारण है ना भाई कि हम जो है तत्वों का अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं और इतने सारे तत्व हैं, ठीक है ना, तो सभी का हम अलग अलग अध्ययन करने में हमको क्या होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। समझ में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और इसी कारण से हम क्या करते हैं, तत्वों को जो है, जो समान गुण धर्म वाले तत्व रहते हैं उनको, है ना, क्या करते हैं, एक निश्चित क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, किसमें, सारणी में। ठीक है ना, तो इसी कारण से हमको जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमको जो है तत्वों को जो है क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है किन किन जो है जो तत्व थे उनको जो है उनके गुणों के आधार पर जो है किस प्रकार से जो है उनको क्या किया गया, उनको जो है व्यवस्थित करने का जो है प्रयास किया गया है ना। तो और व्यवस्थित करने से हमको क्या फ़ायदा है, इससे क्या होती है, समय और ऊर्जा की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या जान चुके थे, क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, जैसे परमाणु संख्या है, परमाणु भार है ना, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इन सब के आधार पर क्या करने का प्रयास किया गया, इन सभी चीज़ों के आधार पर जो है जो तत्व है उनको वर्गीकरण करने का उनका प्रयास किया गया है ना, तत्वों का। तो सबसे पहली बात तो यहाँ यह है कि यहाँ पर आप जान लीजिए परमाणु संख्या क्या है। आप लोग मुझे है ना, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, 9th में मैं बताया था जो परमाणु संख्या जो होता है, ठीक है ना। तो परमाणु संख्या क्या होता है, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित, है ना, प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। ओके, और किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या। उसके बाद परमाणु भार क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। परमाणु भार कहने का मतलब है किसी तत्व के परमाणु में, है ना, किसी तत्व के परमाणु में उनके नाभिक में उपस्थित, है ना, उनके नाभिक में उपस्थित जो न्यूट्रॉन हैं और प्रोटॉन हैं, तो दोनों की संख्या को हम क्या करते हैं, ऐड कर जोड़ देते हैं, तब क्या कहलाता है, वही जो है परमाणु भार है। ठीक है ना, मतलब किसी भी परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जितना मान आता है वही क्या है, उस तत्व का जो है, उस परमाणु का क्या है, परमाणु भार। समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब है किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, उनका हम क्या करते हैं, वितरण करते हैं अलग अलग कक्षाओं में। ठीक है ना, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था डाल्टन। क्या था, डाल्टन, जिन्होंने क्या दिया, उन्होंने जो है परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है, आप पढ़े थे 9th क्लास में, परमाणु सिद्धांत दिया है ना, डाल्टन ने। तो जैसे ही डाल्टन जो है परमाणु सिद्धांत दिया, उसके पूर्व भी जो है ये वर्गीकरण का जो प्रयास था वो क्या था, जारी था। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन उनके जो ये जो परमाणु का जो वो जो है परमाणु सिद्धांत दिए थे, उसके बाद जो है लगातार क्या होने लगी, तत्वों के वर्गीकरण में जो है लगातार जो है प्रयास जो है और क्या हो गई, तेज हो गई। ठीक है, और जो है ना, उसके बाद जो है जब परमाणु भार और उनके गुणों में जो संबंध जो है ना, जो तत्व हैं उनके परमाणु भार और गुणों में जो संबंध है इसका पता चला, तब से जो है क्या होने लगा, वैज्ञानिकों में जो है एक नई और क्या जो है आगे जो है इस क्षेत्र में उनकी जो है आकर्षण और बढ़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक था वो था डाबेराइनर का त्रिक नियम। क्या था, डाबेराइनर एक वैज्ञानिक था, उन्होंने एक त्रिक नियम दिया। ठीक है, क्या दिया, त्रिक नियम। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या है त्रिक नियम। तो ये जो डाबेराइनर था, इन्होंने क्या किया, परमाणु भार के आधार पर क्या किया, इन्होंने जो है तत्वों का वर्गीकरण किया। पर किसके आधार पर, परमाणु भार के आधार पर इन्होंने क्या किया, तत्वों का वर्गीकरण किया। ओके, और इन्होंने क्या किया, जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं, है ना, उनको क्या किया, बढ़ते क्रम में इन्होंने क्या किया, परमाणु भार के आधार पर उन्होंने क्या किया, बढ़ते क्रम के रूप में जो है इन्होंने क्या किया, उनको जो है एक के बाद एक जो है क्या किया, उन्होंने
रखा। और उसके बाद इन्होंने पाया वहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है आपको, जैसे कि ये जो है लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है ना। ये है लिथियम, ये है सोडियम और ये क्या है पोटेशियम। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, जो समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे उनको क्या किया इन्होंने जो है इस प्रकार से जो है एक के बाद एक क्या किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, है ना। देखिए यहाँ पर 6 था, फिर 23, फिर 39, तो बढ़ते क्रम में इन्होंने क्या किया, रखा एक के बाद एक ऐसा, ठीक है ना। तो इन्होंने पाया कि ये जो लिथियम है ना, ये जो ऊपर का पहला तत्व है और ये जो अंतिम तत्व है सबसे नीचे का तत्व, ठीक है। तो इन दोनों का जो है क्या होता है, इन दोनों के ये जो दोनों तत्व हैं इनका अगर जो है इनके परमाणु भार का अगर औसत निकाला जाए तो इनका औसत जो है किसके बराबर होता है, ये बीच वाला जो तत्व है ना, जैसे कि यहाँ पर सोडियम है 23, तो इन्हीं के लगभग क्या होता है, समान होता है, इन्हीं के लगभग औसत होता है। समझ में आ रहा है। दोनों का ये ऊपर वाला जो तत्व है लिथियम और नीचे वाला तत्व है पोटेशियम, दोनों का अगर हम क्या करते हैं, दोनों के परमाणु भार का अगर हम औसत निकालते हैं तो ये बीच वाले तत्व के क्या होते हैं, इन्हीं के जो है समान लगभग होते हैं। समझ में आया। और ये जो बीच वाला जो तत्व है सोडियम, इनका गुणधर्म जो है लगभग जो है इन दोनों तत्वों के गुणधर्म के लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसा इन्होंने क्या किया, बताया, किसने, डाबेराइनर ने। ओके। और इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, जितने भी है ना जो तत्व थे उनको इन्होंने परमाणु भार और उनके गुणधर्मों के, है ना, गुणधर्मों के आधार पर इन्होंने जो है एक जो है नियम प्रतिपादित किया, है ना। इन्होंने क्या किया, एक नियम प्रतिपादित किया, ठीक है, जिसमें इन्होंने जो तत्व जो थे, है ना, जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको उनके परमाणु भार के आधार पर इसी प्रकार से जो है क्या किया, रखा। और रखने के बाद उनका जो है ना, उनके मध्य के जो है संबंध को क्या किया, इन्होंने बताया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी नियम को हम क्या बोलते हैं, त्रिक नियम। क्या बोलते हैं, त्रिक नियम। किसका त्रिक नियम, डाबेराइनर का त्रिक नियम। मतलब 3 तत्वों को इन्होंने क्या किया, जमाया, और जमाने के पश्चात इन्होंने ये जो तत्व थे इनका क्या किया, इनके गुणधर्म का जो है गुणधर्म के आधार पर इन्होंने ऐसा जमाया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनका त्रिक नियम। समझ में आया। और ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इसको क्या कर रहे थे, जमा रहे थे। समझ में आया। किंतु क्या हुआ, ये जो डाबेराइनर थे, डाबेराइनर जो है केवल और केवल जो है 3 त्रिक ही बना सके, है ना, बना पाए। देखिए यहाँ पर कौन कौन से 3 त्रिक है। देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, फिर जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो केवल और केवल जो है 3 त्रिक जो है क्या कर पाए, ये बना पाए। ठीक है। उसके बाद बाकी को जो है ये व्यवस्थित जो है नहीं कर पाए, क्योंकि उनमें जो है समानता ही नहीं थी, है ना। तो इनका क्या हो गया, इनका जो वर्गीकरण करने का जो वो था, है ना, इनका वर्गीकरण पद्धति जो था क्या हो गया, सफल नहीं हो पाया, क्योंकि केवल कुछ ही तत्वों पर ये क्या हो रहा था, लागू हो रहा था। देखिए ना, यहाँ पर केवल 3 त्रिक ये बना पाए थे तत्वों का। ठीक है। उसके बाद जो है ये डाबेराइनर का क्या हो गया, ये जो सिद्धांत था वो फेल हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है एक और वैज्ञानिक आता है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड, है ना। तो डाबेराइनर के प्रयासों के बाद जो है एक दूसरा और वैज्ञानिक आता है, उनका नाम था न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने जो है अपना अष्टक सिद्धांत दिया। क्या दिया, अष्टक सिद्धांत दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जो है बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर क्या किया, तत्वों को वर्गीकरण करने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, तत्वों के जो है परमाणु भार के आधार पर। तो इन्होंने बताया कि जो जैसे ही हम क्या करते हैं, इन्होंने अपना सिद्धांत में बताया कि तत्वों को हम जैसे ही क्या करते हैं, परमाणु भार के आधार पर निश्चित क्रम में जमाते हैं, तो 7 तत्व के बाद जो 8वां जो तत्व होता है ना, मतलब परमाणु भार के आधार पर अगर हम जमाते हैं तो क्या होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है, जो तत्व होते हैं वो पहले वाले तत्व के क्या करते हैं, उससे जो है गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कितना तत्व हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। उसके बाद जैसे ही 8वां तत्व आता है, ये फ्लोरीन। देखिए यहाँ पर फ्लोरीन। तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या करते हैं, ये जो है दोनों जो है गुण धर्म में क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। तो इसी चीज़ को बताया किसने, ये जो न्यूलैंड के जो है ना, ये जो न्यूलैंड थे, इन्होंने बताया
इन्होंने बताया कि क्या होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद अगर हम परमाणु क्रमांक के आधार परमाणु भार के आधार पर तत्वों को जो है क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, तो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है, जो पहला तत्व है और जो आठवां तत्व है उनमें क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। उनके गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। तो ये जो बता रहे थे अपने जो सिद्धांत बताते है ना, तो ये जो सिद्धांत बताते ये सेम उसी प्रकार से है कि जैसे कि हमारे भारतीय संगीत में सुर रहता है, देखते होंगे आप गाते हुए सा रे ग म प ध नि ऐसा, है ना। तो ये सा जो है क्या है, पहला है ना, पहला जो है क्या है, पहला सुर है। उसके बाद नी जो है क्या है, अंतिम है। तो नी के बाद फिर से आ जाता है सा रे ग म प ध नि, है ना। उसके बाद फिर से क्या हो जाता है, फिर से इसका जस्ट उल्टा होता है। तो जो पहला जो रहता है, पहला है ना, पहला जो सुर रहता है और आठवां जो सुर रहता है वो क्या हो जाता है, दोनों क्या होते हैं, दोनों में जो है समानताएं होती है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, इनका जो अष्टक सिद्धांत है ना, इनका जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, किसने, न्यूलैंड ने। तो ठीक उसी प्रकार से इनका भी सिद्धांत क्या है, भारतीय संगीत के सुर के, है ना, सुर के जैसा है। वैसे ही पाश्चात्य संगीत का जो सुर होता है डो रे मी फा सो ला टी, है ना, ऐसा 7 सुर होता है। तो सातवें के बाद जैसे ही आठवां सुर आता है, क्या होता है, पहला जो सुर था और जो आठवां जो सुर था उसमें दोनों में क्या होता है, इनमें समानताएं होती है। ठीक इसी प्रकार से जो तत्वों को इन्होंने क्या किया, वर्गीकृत किया और तत्वों के परमाणु भार के आधार पर, तो इन्होंने पाया कि पहला जो तत्व है और जो आठवां जो तत्व है उनके गुणधर्म में क्या पाया जाता है, समानताएं पाई जाती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जैसे कि ये हाइड्रोजन और किसमें समानताएं हैं, फ्लोरीन में। ठीक इसी प्रकार से यदि हम देखें, जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम की यहाँ पर बात करते हैं, तो बेरिलियम के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। उसके बाद जो है यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम में क्या होगी, समानता होगी। इसी प्रकार से जो है जितने भी जो तत्व हैं ना, तो पहला तत्व जहाँ से गिनती शुरू करते हैं और जो आठवां तत्व है उनमें क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। उनके गुण धर्मों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। तो इसी कारण से जो है इनका जो सिद्धांत था उनको जो है न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भारतीय संगीत में जो 7 सुर होते हैं, तो इसमें जिस प्रकार से जो है आठवां जो है सुर क्या होता है, समान होते हैं, पहला और आठवां। उसी प्रकार से इनके जो सिद्धांत, तो इसमें भी क्या होता है, गुण धर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या होता है, ये जो इनका था, ये जो है शुरू से जो है हाइड्रोजन से क्या किए थे, प्रारंभ किए थे। अब हाइड्रोजन से प्रारंभ तो किए थे ये वर्गीकरण करना, कौन, न्यूलैंड जो था, किंतु 56वें जो तत्व है थोरियम, वहाँ तक जाकर के इनका क्या हो गया, इनका जो है ये जो सिद्धांत था वो समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि आगे जो तत्व थे उनमें जो है इस प्रकार की समानताएं जो है नहीं थी। तो 56वें तत्व थोरियम तक ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो इनमें जो है इनके जो सिद्धांत थे उसमें कौन कौन सी जो है विसंगतियाँ थी जिनके कारण से वे इनका सिद्धांत जो है फेल्ड हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो इनका जो सारणी जो बना हुआ था ना न्यूलैंड का, तो इनमें कौन कौन सी कमियाँ थी। पहली कमी तो ये है कि यह केवल 56 तत्वों तक ही क्या था, सीमित था और जो नए तत्व हैं उनके लिए कोई भी रिक्त स्थान जो है नहीं था। ओके, तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि इनका जो सारणी जो था उसमें केवल और केवल कितने तत्व थे, 56 तत्व थे। ओके, और इसके अलावा जो अगर कोई नया तत्व अगर जो है अगर मिलता है ना, या जो नया तत्व थे तो उनके लिए वहाँ पर जो है कोई भी रिक्त स्थान नहीं थी। ये इनकी जो है सारणी में क्या थी, कमियाँ थी। उसके बाद जो है हम देखते हैं दूसरा, यह सिद्धांत केवल जो है कैल्शियम तक ही लागू होता था। क्यों होता था, क्योंकि जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम के बाद और जितने भी तत्व थे, तो कैल्शियम के बाद जो 8वें तत्व के जो गुण धर्म थे वो पहले तत्व से क्या होते थे, नहीं मिलते थे, और जबकि इनके अष्टक सिद्धांत के अनुसार मिलना चाहिए, है ना। तो ये इसमें क्या थी, कमियाँ थी। केवल कैल्शियम तत्व तक ही क्या हो पाया, ये जो है गुण धर्म मिल रहा था। उसके बाद जो तीसरा जो था कि कुछ तत्व जिनके गुण समान नहीं है ना, कुछ तत्व क्या थे, ऐसे थे जिनमें क्या हो रहा था, जिनके गुण समान नहीं थे, उनको जो है इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने वर्गीकरण किया तो उनको एक ही समूह में क्या कर दिया, स्थान दे दिया। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये जो है
गुणधर्म के आधार पर इनका वर्गीकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है और जो बच गए जो तत्व उनको क्या कर दिया, जिनका गुणधर्म समान नहीं था उनको एक ही समूह में रख दिया, है ना। तो ये क्या थी, इनकी कमियां थी इनके वर्गीकरण का। ओके, समझ में आया। और इसी कारण से जो है तत्वों का जो है सफल वर्गीकरण करने में जो है ये भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो है केवल कितने तत्वों का वर्गीकरण कर पा रहे थे, 56 तत्वों का। समझ में आया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपने जो है ये है ना जो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था, है ना, जो दिए थे उसको भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है लेकिन ये भी जो है सफल नहीं हो पाया। उसके बाद हम देखते हैं एक और वैज्ञानिक आया है ना, एक और वैज्ञानिक आया, लोथर मेयर। तो लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। तो उसके बाद जो है एक और वैज्ञानिक आता है, लोथर मेयर, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने परमाणु आयतन वक्र के आधार पर क्या किया, समझाने का प्रयास किया, वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्या किया, ये जो थे जर्मन वैज्ञानिक थे लोथर मेयर, इन्होंने तत्वों को जो है परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ खींच करके जो है क्या किया, तत्वों को जो है वर्गीकरण करने का क्या किया, प्रयास किया, ठीक है। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, इन्होंने एक वक्र बनाया है ना धातुओं का, जो है एक जो है क्या किया, इन्होंने परमाणु भार है ना, परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य क्या किया, इन्होंने जो है एक ग्राफ लिया। देखिए इस साइड जो है परमाणु आयतन क्या है, इस साइड जो है परमाणु आयतन है और इस साइड क्या है, परमाणु भार है। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, तत्वों को जो है उनके जो है परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर क्या किया, इन्होंने तत्वों को रखा और उनके मध्य क्या किया, एक जो है ग्राफ खींचा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको जो है एक वक्र दिखाई दे रहा होगा। तो इसके आधार पर इन्होंने क्या पाया इसके आधार पर इन्होंने पाया कि जो तत्व थे, है ना, तो जो तत्व जो हैं उनका जो परमाणु भार है ना, तो जो तत्वों का जो परमाणु जो आयतन है वो क्या होते हैं, उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो तत्व हैं उनका परमाणु आयतन और परमाणु भार में क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है, समझ में आया। जो तत्व हैं उनके परमाणु आयतन और परमाणु भार में क्या होता है, संबंध होता है। और उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, जो समान इन्होंने पाया जब वक्र खींचा तो जो जिनमें क्या था, जिनमें जो है जिनका जो है क्या था, जिन तत्वों का जो है समान परमाणु आयतन था और परमाणु भार भी क्या था, समान था। तो उसके आधार पर इन्होंने पाया कि वो जो है एक निश्चित स्थान पर क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये पोटेशियम है ना, पोटेशियम रुबिडियम है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है परमाणु आयतन दोनों का क्या है, ज़्यादा है। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर देखिए आर्गन और कैल्शियम को देखिए, और इधर भी देखिए, है ना। और कहने का मतलब ये है, इसके आधार पर इन्होंने क्या पाया कि जिनमें क्या होता है, जिनका परमाणु आयतन और परमाणु भार ज़्यादा होता है वो ऊपर में थे, और जिनका परमाणु आयतन और परमाणु भार क्या थे, कम थे, वो कहाँ पर थे, नीचे में थे। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु आयतन और परमाणु भार जो होता है ना, परमाणु आयतन और परमाणु भार, तो ये दोनों क्या होते हैं, दोनों में जो है एक निश्चित क्या है, संबंध है ना। समझ में आ रहा है। जिनका परमाणु आयतन ज़्यादा होगा उसका परमाणु भार भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया। तो इस आधार पर इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ के माध्यम से जो है तत्वों का वर्गीकरण करने का क्या किया, प्रयास किया। किंतु इनमें भी क्या थी, कमियां थी। केवल कुछ ही तत्वों को क्या कर पाए, ये भी जो है ऐसा जो है वर्गीकरण कर पाए। समझ में आया यहाँ तक। तो ये जो है इस प्रकार से क्या कर रहे थे, ये जो थे लोथर मेयर, इन्होंने जो है तत्वों का जो है आवर्ती वर्गीकरण करने का क्या किया, इन्होंने प्रयास किया, किंतु ये भी जो है सफल नहीं हो पाया। ओके। उसके बाद इनके बाद जो है एक वैज्ञानिक आता है मेंडलीव, जिन्होंने क्या किया, तत्वों का जो है आवर्ती वर्गीकरण करने का प्रयास किया। और उसके बाद एक और वैज्ञानिक आएंगे, मोस्ले, है ना, उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने तत्वों का जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है बनाने का प्रयास किया था। और उन्हीं के द्वारा बनाए गए आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम क्या करते हैं, अभी वर्तमान में अध्ययन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।